Welcome back guys in soft architecture and design course. We are at week 15 and today we are going to cover the part first of this week. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्ट्री मेथड पैटर्न की बात की थी और हमने फिर वाइंड अप किया था क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न का, जो हमने एक फेज शुरू किया था। हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रिएशनल पैटर्न्स क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, ये पूरा मैकेनिज़्म, इसकी डिटेल क्लाइंट से इनकैप्सुलेट रखती है। और ये जो चीज़ थी हमने वहाँ पे देखी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस को कैसे किया गया, और उसके इस हवाले से हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया होता है सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हो किसी क्लास का, किसी एप्लीकेशन का। उसके बाद हम लोग चले गए बिल्डर पैटर्न की तरफ। बिल्डर पैटर्न जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कम्प्लेक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस, लेकिन सीरीज़ ऑफ इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और जब ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स आपस में मेकअप होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो आउटपुट आती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन सबकी सिमिलर नहीं होती, सबकी चेंज होती है। जैसे हमने गाड़ी की एग्जांपल देखी थी। फिर हम लोग चले गए इसकी तरफ, जो हमारे पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न था। इसमें ख़ास बात क्या थी कि हमारे पास हायरार्की और क्लासेस हैं। अब क्लाइंट को नहीं समझ आ रही कि इसमें हायरार्की में से कौन सी क्लास को मैंने क्रिएट करना है और कैसे क्रिएट करना है। इस चीज़ के लिए फिर हमने फैक्ट्री मेथड पैटर्न को देखा, और उसमें देखा कि जो फैक्ट्री मेथड पैटर्न, जिस क्लास के पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। जैसे हमने पिज़्ज़ा देखा, पिज़्ज़ा जो क्रिएशन हुई थी वो फैक्ट्री, जो पिज़्ज़ा फैक्ट्री में अंदर हुई थी। और हमने एक प्रिंसिपल को देखा जो इनकैप्सुलेट वर्ड पेरिस को, कि एप्लीकेशन का वो हिस्सा जिसमें वेरिएशन आ रही है उसको, जहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रही उससे उनको अलग कर दो। तो ये हमारा काम था, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्लास सिलेक्शन और उसमें से ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई उस क्लास की जिसके पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न होगा। अच्छा, आज हम क्या करने शुरू जा रहे हैं। आज से ऑनवर्ड जो नेक्स्ट 3 लेक्चर हमारे होंगे उसमें हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स की बात करेंगे, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स के पर्सपेक्टिव से आज हम अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, ये जितने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, इनको आपस में मिला के करते एक लार्ज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। अब आप देखें जैसे स्ट्रक्चर्स लार्ज होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे हमें कपलिंग के इश्यूज आना शुरू होंगे, तो उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे लेके चलना है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्रिएशन है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो डीलिंग कर रहे हैं इस चीज़ को, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो इनहेरिटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और वो क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन की कंपोजिशन के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनकी आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि रिलेशनशिप किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, ये सब बाकी सब चीज़ें। अच्छा, अब इनमें आपको एक और बात नज़र भी आएगी। मैंने कहा था जी प्रिंसिपल और डेलीगेशन में बात कर रहे हैं। मतलब ऑर्डरिंग आ रही पिज़्ज़ा की, बन कहाँ पे रहा है और बना क्या रहा है वो किसी और जगह पे लिखा हुआ है। इसी तरह से जैसे लेयर आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा, वहाँ पे भी आपको डेलीगेशन नज़र आ रहा है कि यार भाई मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्लीज़ डेलीगेट तो कर देना आगे। मैंने कहा था इसको पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन का। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल में होता है, एक लेयर को फर्स्ट लेयर 1 को लेयर 5 से कम्युनिकेट करनी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेगा 2 पे, 2 3 पे करेगा, 3 4 से 4 5 पे, और रिस्पॉन्ड 1 तक वापस पहुँचेगा। जो डेलीगेशन के साथ ये चीज़ होती है, तो ये जब डेलीगेट हो जाता है बिहेवियर, तो इसमें होगा, तो ये जब यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि कंपोनेंट्स के बीच में हमें लो लेवल कपलिंग नज़र आएगी, या लो डिग्री ऑफ कपलिंग नज़र आएगी। और इम्पोर्टेंट बात क्या नज़र आएगी, चूँकि जैसे लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल में हुआ, यहाँ पे भी आपको इंटर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन नज़र आएगी। और ये स्पेसिफिकली हम इसको यूज़ करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है,
वो उसका जो इंटरफेस है वो इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं हम देखते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हम डेडिकेट करेंगे अडॉप्टर पैटर्न को। अडॉप्टर पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, आखिर में इसको कोड भी करके देखेंगे। आई होप कि ये हमारा एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको अडॉप्टर पैटर्न की एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये अभी आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर ज़रा गौर से देखिएगा ये क्या चीज़ है जी। अब होता क्या है कि हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं उसके जो स्विचेस होते हैं, मे बी और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन लैपटॉप एक कॉमन है। अब होगा क्या कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उसमें आपको 3 लेग्स नज़र आएंगी। जो हमारे पास जो स्विचेस हैं उसमें आपको 2 लेग्स या क्या इसमें कहूँगा उसका एक प्रोसेस नज़र आएगा। अब ये 3 इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो अब इनके बीच में जो इंटरफेसेस हैं उनमें कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब इनके बीच में कम्युनिकेशन करवानी, इंटर कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसके लिए क्या करेगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस अडॉप्टर को। अडॉप्टर क्या करेगा कि इसकी जो 3 लेग्स हैं वो यहाँ से यूज़ कर लेगा और आगे फिर इसको 2 लेग्स के साथ इंसर्शन करवा देगा इसमें। तो बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे कि अडॉप्टर ने क्या करना है, कम्युनिकेशन करवानी है, अपनी से कोई इसमें कोई ख़ास काम नहीं करना, इसने सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोसेस इसने काम करना है। तो अब है क्या, क्लाइंट्स हैं, एक इंटरफेस है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट इस सर्विसेज को रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो इंटरफेस है उनके जो इनके बीच में इंटरफेस है, जो कम्युनिकेशन जिसके थ्रू होनी है वो कंपैटिबल नहीं है। वो चीज़ जो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हो पा रही, ठीक है, मतलब जो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो हो नहीं पा रहा इंटरफेस से। तो ऐसी जगह पे हम अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, इंटरफेस बहुत डिटेल लिखा हुआ है, बहुत कम डिटेल में लिखा है, टर्मिनोलॉजी में बहुत फ़र्क है, यानी कि इन सब बातों का एक ही मकसद है कि इंटरफेसेस इनकम्पैटिबल हैं। इन दो जो पार्टीज़ हैं, क्लाइंट्स और जो इंटरफेस इसको वो प्रोवाइड कर रहा है, इनके बीच में, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। इसकी एक दूसरी एग्जांपल शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक 2 लोग हैं, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, अब वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ रहे, तो बीच में एक ट्रांसलेटर आके इनके बीच में जो कम्युनिकेशन करवाना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जैक्ट 100% एग्जाम्पल है, तो मैं इस आसानी के लिए, सिंपलिसिटी में से कह सकता हूँ कि एक अडॉप्टर के तौर पर उनके इसने कम्युनिकेशन करवाना शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, तो अडॉप्टर पैटर्न हमारे यहाँ पे किस काम आता है, जब हम इस यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शुरू करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें नज़र आता है कि एक ऐसा कोड लिखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा बल्कि है या बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है, और हम इसको अगर मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो हम चाहते क्या हैं कि एग्जिस्टिंग उसी सिस्टम को ऐसे रहने दें, अडॉप्टर को बीच में लेके आए जो उस पुराने लेगेसी सिस्टम के साथ हमारे नए सिस्टम को कम्युनिकेट करवा दे, और जो उसमें जो डेटा है या जो भी प्रोसेसिंग है वो हम यूज़ कर सकें। तो आज भी एक ऐसी एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे हम ये चीज़ें पुट कर सकते हैं। तो जो गैंग ऑफ 4 है, उन्होंने अडॉप्टर डिज़ाइन जो पैटर्न है इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी की है कि अडॉप्टर पैटर्न कन्वर्ट्स द इंटरफेस ऑफ द क्लास इनटू अ फॉर्म व्हाट क्लाइंट एक्सपेक्ट। मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये नज़र आता है कि एक इंटरफेस है, लेकिन वो जो इंटरफेस है वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। अडॉप्टर लेट द क्लासेस वर्क टुगेदर विच कुड नॉट अदरवाइज ड्यू टू इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस। अगर आप चेक कर लें, जो मैंने खुलासा आपको बताया था, इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं। अगर इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं तो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो सकेंगे। तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर ने कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ लिंक अप होके लार्ज फॉर्म के स्केल में सिस्टम डेवलप करने जो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस का इशू ख़त्म करके ये क्लासेस को मौका फराहम करता है कि वो आपस में वर्क टुगेदर काम इकट्ठा कर सकें। तो ये है जी इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन जो गैंग ऑफ 4 ने दी है अपने थीसिस में। कहाँ पे यूज़ करना चाहिए इसको, मल्टीपल टाइम बता चुके हैं जी, डिस्कस कर चुका हूँ। जहाँ पे इंटरफेसेस मैच नहीं करते या नॉन कंपैटिबल इंटरफेसेस, ये इशू आएगा, और हम उन नॉन कंपैटिबल इंटरफेसेस को उनमें से क्लासेस को रीयूज़ करना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया
कि हमारे पास कई ऐसे सॉफ्टवेयर लिखे हैं जो लेगेसी हो चुके हैं, या हम उन सॉफ्टवेयर के अगर उसको नया लिखना शुरू कर दें या उसको अपडेट करना शुरू करें या प्रॉब्लम करने, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो पुरानी टेक्नोलॉजी में पुरानी लैंग्वेज में लिखे उनको ऐसे ही रहने दें, अपनी एक नई सिस्टम को पुराने सिस्टम के साथ लिंक अप करें थ्रू अडॉप्टर, और कम्युनिकेशन चलना शुरू हो जाए, और इस तरह से सिस्टम लार्जर स्टेट में जाना शुरू कर देगा। ये चीज़ हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन अडॉप्टर ये है हमारे दरमियान है जो कम्युनिकेशन करवाएगा। अब होगा क्या, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा टारगेट को बीच में हम क्या करेंगे कि इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम हमारे पास एक बेस क्लास लिखेंगे। वो बेस क्लास क्या करेगी, ड्राइव क्लास के उस रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, और वो क्या करेगी, वो स्पेसिफिक बेसिकली हम इससे डेटा फेच करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ड्राइव क्लास होगी वो इसके साथ कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करने के बाद वो हमारी जो टारगेट क्लास है, जो बेस क्लास है, उसको वो डेटा प्रोवाइड करेगी। वो डेटा आगे क्लाइंट उसको एक्सेस कर लेगा। अब क्वेश्चन है कि क्लाइंट को हमने डायरेक्ट क्यों यहाँ तक नहीं पहुँचा दिया जी, क्या वजह हो सकती है। डेफिनेटली अगर हम ये काम करेंगे तो पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास फर्दर और भी अगर इनहेरिट होना शुरू हो गए, तो फिर तो वही है कि सब क्लासेस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करवा रही हैं क्लाइंट्स को। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर हमने क्या किया कि जो क्लाइंट है वो हमेशा पेरेंट क्लास के साथ कम्युनिकेट करेगा। पेरेंट क्लास आगे उसको पता है जी आगे चीज़ें कैसे हैं, जैसे हायरार्की ऑफ क्लासेस को मैनेज किया गया, तो हम भी यहाँ पे कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रा एक प्रॉब्लम को देख लीजिए आप। इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में फिर हम कोड करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि फिर चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। नेशनल केमिकल्स इज़ अ वेल नोन कंपनी which manufacture chemicals and do research on compounds. Each compound has boiling point, melting point, molecular weight, and a molecular formula. The system uses a legacy chemical data bank. Chemical compound system has to access the chemical data bank, but compound systems are not compatible with the chemical data bank. We need to develop an application through which both classes can communicate. अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बताता हूँ। एक इनके पास एक लेगेसी सिस्टम है। अब उस लेगेसी सिस्टम में जो इसका नाम है, उसका नाम है जी केमिकल बैंक। अब हम मसला क्या है कि वो जो केमिकल बैंक है वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें वो डेवलप हुआ, वो कंपैटिबल नहीं है हमारे नए सिस्टम के साथ। अब हमारा जो नया सिस्टम है बेसिकली केमिकल कंपाउंड में जो केमिकल बैंक है, जो केमिकल डेटा बैंक, उसमें वो डेटा पड़ा है कुछ फॉर्म मेथड्स की फॉर्म में, लेकिन हम क्या चाहते हैं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में फर्ज करें। जिसने वो केमिकल बैंक लिखा उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो नहीं किया, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो नहीं किया, जस्ट स्ट्रक्चर लिखी हुई हैं या मेथड लिखे हुए हैं, लेकिन अब हमने उसको यूज़ करना है। अब कंपनी क्या चाहती है कि एक नया सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हो। उसमें सब चीज़ें जो करंट दुनिया में टेक्नोलॉजी चल रही हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो पैटर्न चल रहे हैं उस पर काम किया, जो भी नई उसमें अपडेशन आ चुकी हैं। लेकिन वो पुराने सिस्टम को अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें डबलों में, तो शायद उसमें ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अब हम चाहते हैं क्या है, उसको डिस्कार्ड ना करें केमिकल डेटा बैंक क्लास को या केमिकल उसके स्ट्रक्चर को या सॉफ्टवेयर को। अब हम उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उससे डेटा फैच करना चाहते हैं, उसके साथ वर्किंग करना चाहते हैं। और जो नया सिस्टम है जिसमें हम काम करना चाहते हैं उसमें क्या है, उसका नाम है जी केमिकल कंपाउंड। उसमें जितने भी केमिकल्स हैं जो हम उसमें हैंडल करेंगे, सबसे पहले जी हर एक का बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरे नंबर पे आपको नज़र आएगा हर एक का मेल्टिंग पॉइंट होगा। तीसरे नंबर पर हर एक का मॉलिक्यूलर वेट होगा। और चौथे नंबर पर इसमें हर एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस काम के लिए जनाब मैं जस्ट फॉर द टाइम फॉर द सेक ऑफ लो कपलिंग, मतलब है लो कम्प्लेक्सिटी से ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों को लेकर चलूँगा। नंबर एक तो मैं से कह देता हूँ जी इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं एक नंबर एक, नंबर दो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो चीज़ों के सामने से हैंडल कर लेते हैं। और फिर जो प्रीवियस सिस्टम है जो हमें हमारे पास पहले कोड किया हुआ होगा, लेकिन मैं आपके सामने वो भी कोड कर दूंगा ताकि आप देख सकें कैसे इनमें कम्युनिकेशन हो सकती है। तो वापस आते हैं जी विजुअल स्टूडियो पे।
तो विजुअल स्टूडियो पे आने के बाद हमारे पास अडॉप्टर पैटर्न है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लेगेसी सिस्टम है पहले वो डेवलप कर लें। बेसिकली तो हमें वो डेवलप किया वो मिलेगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ के वो लेगेसी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो उसका नाम इन्होंने बताया था केमिकल बैंक, केमिकल डेटा बैंक है। मैं आसानी के लिए केमिकल बैंक कह देता हूँ। ये जी केमिकल बैंक इसका नाम था। अब इसमें अगर आप गौर करें तो उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो नहीं किया गया, जस्ट मेथड लिखे हुए हैं या कोई और भी इनकम्पैटिबल इंटरफेस किसी वजह से भी हो सकता है। वो इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इंटरफेस की कंपैटिबिलिटी क्या थी, हम अडॉप्टर के थ्रू इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं जी, यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ जी पब्लिक वॉइड। तो जो मेथड है जो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ वो है जी गेट बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने ये जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है ये वाला जिसे हम कहते हैं ना कैमल केस, वो फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो केमिकल केस के हवाले से मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, जो गेट बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या था, या सिंपल ये इधर हमें जनाब चाहिए होगा स्ट्रिंग केमिकल जिसका हमें बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। उस स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, वो इस केमिकल को .टू लोअर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि स्पेलिंग का प्रॉब्लम ना आए, यहाँ पे कैपिटल लोअर का प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है केस, सबसे पहले मैं सिर्फ 3 ही को हैंडल करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जी वाटर अगर तो वो वाटर पास करेगा तो तुमने क्या करना है, रिटर्न कर देना है जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। मैं आर्बिट्रेरी वैल्यू लिखने लगा हूँ, मुझे नहीं पता 100% ये एक्यूरेट है कि नहीं है। तो सिंपली हम कहते हैं अगर तो वो ऐसा करे, अच्छा इसकी रिटर्न टाइप डेफिनेटली फ्लोट होनी चाहिए क्योंकि रिटर्न करेगा। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा जी 100.0f, ठीक है जी। और अगर दूसरे नंबर पे इसमें क्या है केस टू में क्या है, अगर तो वो बेंजीन है तो फिर आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है जो बेंजीन है उसका मेरा ख्याल 5.5 के पास कहीं पे एफ होता है। तीसरा जो केस हम यहाँ पे हैंडल करेंगे वो है जी एथेनॉल का। इसमें क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा तकरीबन इसका होता है -114.1 एफ। और डेफिनेटली हमें डिफ़ॉल्ट केस भी हैंडल करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 0.0 एफ। एफ मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की लिख रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास एक पहला मेथड लिखा हुआ है, जो पहले का लिखा हुआ है हमें नहीं पता किसने लिखा है। दूसरे नंबर पे पब्लिक है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, तो इसका नाम है जी गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रिंग केमिकल पास किया जाएगा इसको, इस केमिकल का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। और यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, स्विच स्टेटमेंट में लगाएंगे, वो जो केमिकल मिल रहा है उसको टू लोअर में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये हमें अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जो केस सबसे पहले होगा वाटर। अगर तो केस वाटर है तो आप क्या कीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा, इसका होता है जी H2O, ये इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का। केस हमारे पास आ जाएगा अब बेंजीन, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम इसे कह देंगे कि आप यहाँ पे रिटर्न कर दीजिएगा। तो जो बेंजीन है आई थिंक उसका जो मेरे ख्याल में C6H6 ये होता है। अगेन नहीं भी होता तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। केस थर्ड में जो हमारे पास है वो जी एथेनॉल है, उसमें हमारे पास आ जाता है रिटर्न। तो एथेनॉल का जो हमारे पास मेरा ख्याल होता है जी C2H5OH, आई थिंक ये होता है, नहीं भी है तो आपको बस आइडिया होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम इसे बताएंगे, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आता है तो हम लिख देंगे जी अनस्पेसिफाइड या अनआइडेंटिफाइड, हमें नहीं पता जी कौन सी चीज़ है जो आपने पूछ ली है। नहीं जी, ये हमारे पास एक
चीज़ है जो हमें देखनी है, बस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ पड़ा है, इसमें से अब डेटा फेच करना है। इसमें से हमें फेच करना है पानी का, बेंजीन का, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का, बेंजीन का, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है विद देयर नेम। तो अब हमारे पास केमिकल का नेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो अब हम ये तीन चीज़ें जो हमारी बेस क्लास नहीं क्रिएट करते हैं, जो इस सिस्टम के साथ अटैच होगी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कंपाउंड की क्लास। अच्छा, कंपाउंड की क्लास क्या करेगी जी, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टर स्ट्रिंग। जो केमिकल है उसका नेम क्या है, केमिकल नेम। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आ जाएगा जी प्रोटेक्टर, इसमें आ जाएगा जी फ्लोट में जो केमिकल है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरे नंबर पर प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, अब एक और भी काम हमें करना है, वो ये है कि यहाँ पे हमें इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए। इस कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता है उसका नाम क्या है केमिकल का, बाकी चीज़ बाद में हो जाएगी। तो केमिकल नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस डॉट केमिकल नेम इज़ इक्वल टू केमिकल नेम। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया। और एक हमें यहाँ पे पब्लिक वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले का मेथड चाहिए। और ये सिंपली क्या करेगा जी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये यहाँ पे हमें जस्ट डिस्प्ले कर देगा केमिकल का नेम। तो यहाँ पे आ जाएगा जी केमिकल का नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी केमिकल नेम क्या है उसका, और हम इसको डबल टैप के साथ 0 इंडेक्स पे ले जाते हैं केमिकल का नेम। तो केमिकल नेम डॉट टू अपर, तो सबको मैं अपर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और उसकी ख़ास रीज़न ये है। कंसोल पे जाके कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाके मैं जस्ट इसमें एक ये हमारे पास वो आ जाएगा। अच्छा जी, एनी हो, ये वो बेस क्लास है जो हमने डेवलप करनी थी। अब यहाँ से ड्राइव करेंगे वो क्लासेस जो कि हमारी इस जो केमिकल बैंक के साथ कम्युनिकेट करेगी। उसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाऊँ हमारे इस कोड में, तो आप देखिएगा कि ये वो चीज़ जो मैंने अभी लिख दी है आपके सामने, और ये वो बैंक है जो बैंक है जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने वापस विजुअल स्टूडियो पे। तो एक नया यहाँ से क्रिएट करते हैं क्लास जो कि इस कंपाउंड से इनहेरिट करेगी। तो ऐड पे जाएं, क्लास पे जाएं, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ जी रिच कंपाउंड, या वट जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, रिच कंपाउंड के नाम से ये हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये क्या करेगी, सबसे पहले ये इनहेरिट करेगी कंपाउंड की क्लास से। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर ये प्राइवेट तौर पर इसको वो जो केमिकल बैंक है उसका डेटा चाहिए होगा, इज़ इक्वल टू न्यू केमिकल बैंक। अब ये पॉइंटर फिट करेगा ताकि जिसके थ्रू उसको एक्सेस करेगा। तो अब हमें इसमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। इसके कंस्ट्रक्टर में इसको स्ट्रिंग केमिकल का नेम चाहिए होगा, और ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसे कहेगा भाई ये केमिकल का नेम तुम्हें पता कैसे हैंडल करना, मुझे नहीं पता, तो तुम प्लीज़ अपना काम कर दो मेरा। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा डिस्प्ले का मेथड, और इस डिस्प्ले के मेथड में जो बॉइलिंग पॉइंट था बेस क्लास का उसको वैल्यू साइन करनी है। ये जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है इसको वैल्यू साइन करनी है। कहाँ से, अब ये वैल्यू किसके पास पड़ी है, ये वैल्यू पड़ी है केमिकल बैंक के पास। तो अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे जो केमिकल बैंक है उसको कि अपना गेट बॉइलिंग पॉइंट को कॉल करो, और जो भी तुम्हें केमिकल का नेम पास किया जाए उस केमिकल के नेम में तुम मुझे उसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या है। इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हम उसको फिट करेंगे। तो बैंक से कहेंगे कि भाई गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला को अपने कॉल करो, और जो भी तुम्हें केमिकल बताया जा रहा है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से फिट कर ले लेंगे, और लेने के बाद हम क्या करेंगे,
कंसोल पे जाके उनको डिस्प्ले करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो हमारे पास सबसे पहले आएगी जी बॉइलिंग पॉइंट आ गया 0 इंडेक्स पे, और वो हमारे पास आ जाएगा जो अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। दूसरे नंबर पर कंसोल में जाके राइट लाइन पे जाके हमें चाहिए होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 0 इंडेक्स पे, इसको शायद डबल टैप करना पड़े हमें। अब जनाब हमारे पास ये आ जाएगा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ले जी, अब जब चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो हमने अडॉप्टर लगाया है, क्या इस अडॉप्टर ने प्रीवियस सिस्टम से, लेगेसी सिस्टम से क्या डेटा फेच कर सका है केमिकल के केस में। ये हम करना चाह रहे थे। तो अब आ जाते हैं ज़रा इसकी तरफ। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी रिच कंपाउंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वाटर के लिए। अब हम सारी इंफॉर्मेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चाहते क्या जी कि जो वाटर है उसका मुझे बॉइलिंग पॉइंट भी बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताओ, उसके बाद वाटर को डिस्प्ले कर दो। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे लिखने लगा हूँ रिच कंपाउंड। अब मैं लिखने लगा जी बेंजीन का न्यू रिच कंपाउंड। और अब मैं ऐसे कहूँगा कि जो बेंजीन है मुझे इसका डेटा बताओ। तो बेंजीन को डिस्प्ले कर देते हैं। तीसरे नंबर पर रिच कंपाउंड को मैं कॉल करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी इथेनॉल जो है उसका जो डेटा मुझे चाहिए। अब आप देखिएगा कि कैसे हमारे सिस्टम ने पुराने लेगेसी सिस्टम से डेटा फैच किया होगा हमारे अडॉप्टर के थ्रू। तो हमारे अडॉप्टर ने ये जो कम्युनिकेशन है सारी की सारी करवाई है। अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया नहीं, आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहला, थोड़ा सा मैं इसको अगर वापस आया था कि थोड़ा सा डिफरेंस डाला जा सके। तो यहाँ पे जब जैसे ये होगा, एक मैं एम्प्टी स्पेस डाल देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ले जी, अब जरा देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। अब आप देखिए कि केमिकल नेम सबसे पहले था वाटर, और उसका बॉइलिंग पॉइंट था 100, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था H2O। फिर केमिकल नेम आ गया बेंजीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट था 5.5 अगर आप याद करें, और मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H5। फिर केमिकल नेम था एथनॉल, बॉइलिंग पॉइंट था उसका -114.1F, और मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H5OH। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नए सिस्टम ने पुराने सिस्टम से डेटा फैच किया है थ्रू द यूज़ ऑफ अडॉप्टर पैटर्न। तो अडॉप्टर पैटर्न में आप देखें हमारा जो पहला अडॉप्टर था कंपाउंड उसकी बेस क्लास थी और रिच कंपाउंड उसकी ड्राइव क्लास थी। तो अगर मैं ये देख लें, ये हमारे पास बेस क्लास थी, और इस क्लास ने हमारे बैंक जो केमिकल बैंक से डेटा फैच किया, ठीक है, और डेटा फैच करने के बाद इसको डेटा साइन किया, और यहाँ से वो डेटा पहुँचा है क्लाइंट तक। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये मैंने जनाब ये सब कोड भी कर दिया, आपके सामने ही है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अब अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, अब क्वेश्चन है कि वे टू एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस आते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अडॉप्टर पैटर्न का, या नॉन कंपैटिबल इंटरफेसेस हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अडॉप्टर का सॉफ्टवेयर अडॉप्टर पैटर्न। तो आई होप कि थिंग्स विल बी क्लियर। अगर नहीं क्लियर यू आर वेलकम टू आस्क थ्रू गूगल क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप्स और इवन यूट्यूब चैनल। इट्स अप टू यू। अगेन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस थ्योरीज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपने प्रैक्टिकली कोई ना कोई आप जो स्टूडेंट ले लें, आप इक्लिप्स ले लें, डेव C+ ले लें, कोई भी आपको टूल है, कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, बस इस पर काम शुरू करें। आई होप ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम सेकंड पार्ट आई होप के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फैशन डिज़ाइन पैटर्न को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Until next lecture, Allah Hafiz.